हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे थे द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। तो जो स्टार्टिंग के जो डेफिनेशंस हैं और जो स्टार्टिंग के प्रोविजंस हैं, लाइक द प्रोविजन रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ एन एडोलेसेंट, ये सारा कुछ हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो पढ़ने के बाद ये समझने में काफी आसान होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेक्शन 14 से शुरू करने वाले हैं। सेक्शन 13 तक हमने पहले सेशन में खत्म किया था। तो सेक्शन 14 बताता है पेनाल्टीज। देखिए, सेक्शन 13 तक तो हमने पढ़ लिया कि अगर हम किसी एडोलेसेंट से अगर जो भी क्लॉजेज है, अगर उस क्या क्या क्लॉजेज को फॉलो करना है और अगर उसके अगेंस्ट हम कुछ करते हैं तो पनिशमेंट मिल सकती है। पर क्या पनिशमेंट मिलेगी, उस पनिशमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज सेक्शन 14, पेनाल्टीज। अब भाई पेनाल्टीज में क्या क्या पेनाल्टीज है जरा देखते हैं। तो पेनाल्टीज में पार्ट 1 कहता है कि अगर कोई ऐसा है जो एक बच्चे को एम्प्लॉय करता है, ठीक है, सेक्शन 14 पार्ट 1। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक बच्चे को एम्प्लॉय करता है, ठीक है, तो बच्चे को एम्प्लॉय करना नॉट वर्थ इट व्हाट मतलब नॉट अलाउड, एलिजिबल नहीं है। तो अगर जो जो कंडीशन मैंने पहले वीडियो में पढ़ाए हैं वो सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लाइक चाइल्ड इज एन अ चाइल्ड एक्टर, तो ऐसा कंडीशन है, या फिर वो अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहा है ना, पढ़ा है हमने सेक्शन 3 में। तो अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई अपने बच्चे को एक छोटे बच्चे को अपनी फैक्ट्री में या अपने, जैसे होता है ना, आप देखते हो छोटे छोटे होटल्स होते हैं, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय कर रहे थे, तो क्या वो लीगल है और उसके लिए क्या सजा हो सकती है। तो क्या सजा हो सकती है भाई, तो उसमें हो सकती है पनिशमेंट। पनिशमेंट कितनी हो सकती है, तो इम्प्रीजनमेंट हो सकती है। इम्प्रीजनमेंट हो सकती है कितनी, 6 मंथ्स की। और ये एक्सटेंड हो सकता है कब तक, 2 इयर्स तक। और बात यही खत्म नहीं होती है, इसके अलावा यू आर ऑल्सो लेवाइड विथ अ फाइन। फाइन कितना भाई, तो फाइन है हमारा 20,000 रुपीज, डॉलर नहीं रुपीज, 20,000 रुपीज, जो कि बढ़ के कितना हो सकता है, बढ़ के हो सकता है 50,000 रुपए। यानी कि अगली बार अगर कोई किसी को आप देखें कि भाई कोई बच्चे को एम्प्लॉय करके रखा है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो गलत कर रहा है, और गलत कर रहा है प्लस उसकी सजा कितनी है, 6 महीने से 2 साल, और फाइन कितना है, 20,000 से लेके 50,000 तक, जितना कोर्ट को लगता है। ठीक है, चलिए पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2 कहता है, हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन क्या है कि अगर पेरेंट्स या गार्डियन है, ठीक है, पेरेंट्स या गार्डियन है, तो उनको क्या है कि अलाउड है भाई कि वो अपना हाथ बटा, मतलब ऐसा है कि उनका कोई छोटा सा बिजनेस है और वो चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा हाथ बटाने आ जाए, तो चलो चल जाएगा। लेकिन अगर वो भी हजार्डस इंडस्ट्री है, या वो जानबूझ करके उस बच्चे से बहुत हैवी वर्क करा रहे हैं, उसकी पढ़ाई को हैम्पर कर रहे हैं, तो देन दे विल ऑल्सो बी लायबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, पेरेंट्स और गार्डियंस का ये ध्यान में रखिएगा। चलिए पार्ट 2 क्या कहता है कि अगर कोई एडोलेसेंट है, अगर कोई एडोलेसेंट है और उससे भी जो काम कराया जा रहा है वो सेक्शंस में मेंशन्ड कामों के अलावा है, ठीक है, जैसे कि उसको 6 घंटे से ज्यादा का काम कराया जा रहा है, उसको हर 3 घंटे पे ब्रेक नहीं मिल रहा है, या उसको हजार्डस जो इंडस्ट्रीज है वहां पे काम कराया जा रहा है जो उसके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी इम्प्रिजनमेंट होगा। कितना भाई, तो जितना चाइल्ड में था उतना ही, यानी कि 6 मंथ से लेकर के 2 इयर्स तक इतना इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और इसके अलावा फाइन भी हो सकता है। फाइन कितना होगा, तो भाई 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का फाइन होगा, जो बढ़ के कितना हो सकता है, 50,000 तक बढ़ सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कुछ करता है, तो आप एक जागरूक नागरिक की तरह कम से कम उसे एटलीस्ट बता सकते हैं कि हाँ ये प्रोविजन है, और अगर आपकी किसी ने कंप्लेन करी तो आप इन चीजों में, एक तो आप मोरली तो रॉन्ग कर ही रहे हो, एक बच्चे का बचपन छीन रहे हो, लेकिन उसके अलावा आप एक लीगल रॉन्ग में भी है ना। चलिए थर्ड, इसमें भी वही है बेटा, पेरेंट्स और गार्डियंस का, कि पेरेंट्स और गार्डियंस चाहें तो काम करवा सकते हैं अपना, मतलब अगर हाथ बटाने जैसा कुछ है तो। लेकिन कोई भी हजार्डस इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चे के ग्रोथ को हैम्पर करता है। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज और है, देखिए एक सेकेंड। हाँ, दिस वॉज पार्ट 1, एम्प्लॉयज अ चाइल्ड, दिस वॉज पार्ट 1A। ठीक है, और इसके अलावा क्या है भाई, तो पार्ट 1B है। अब पार्ट 1B क्या कहता है, पार्ट 1B कहता है
अगर पेरेंट्स और गार्डियंस हैं बेचारे, ठीक है, और उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ ऑफेंस किया है, ठीक है, थोड़ा सा लॉ जो है थोड़ा लिबरल है पेरेंट्स गार्डियंस के लिए, कहा कि पेरेंट्स और गार्डियंस हैं और अगर पहली बार उनसे गलती से हो गया है तो कोर्ट जो है वो ये समझ के कि भाई इनसे गलती से हो गया और आगे से ऐसा नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफेंस को माफ कर देगी। फर्स्ट ऑफेंस को क्या कर देगी? माफ कर देगी, यानी नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा फर्स्ट ऑफेंस में पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए, ठीक है। चलिए अब इसका पार्ट 2 क्या कहता है भाई? पार्ट 1 तो हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो बार बार ऐसे ही गलती करता है, जैसे एक बार गलती करा तो कितना हुआ, 6 महीने से लेके 2 साल की सजा हुई, ठीक है। लेकिन अगर रिपीट करता है, अगर क्या करता है, रिपीट करता है, तो उस कंडीशन में जो इम्प्रिजनमेंट है, फाइन तो रहेगा, इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाएगी। एक सेकंड, स्पेलिंग गलती हो गई। इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी बेटा? तो इम्प्रिजनमेंट बढ़ के हो सकता है कितनी हो जाए, तो 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर्स तक हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट कैन एक्सटेंड फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स। आई गेस आपको ये याद रहेगा, अगर आपने पहली गलती की है तो आपको माफी नहीं मिलेगी, 6 महीने की सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखे और निकलने के बाद आपने फिर एक गलती कर दी, तो फिर ये सजा जो है वो बढ़ के 1 साल हो सकती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक बढ़ सकती है। क्लियर है? आई गेस ये क्लियर होगा आपके लिए। हाँ, पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए बेटा 2A में है कि पेरेंट्स और गार्डियंस फर्स्ट टाइम गलती करें तो उनको माफ कर दिया जाएगा, है ना। पहली गलती तो भगवान भी माफ करता है और इन्होंने इसको बहुत सीरियसली ले लिया है। तो पेरेंट्स और गार्डियंस की पहली गलती भगवान ने माफ कर दी है, कानून ने भी माफ कर दी है। लेकिन अगर आपने दूसरी गलती की तो फाइन हो सकता है, कितना हो सकता है भाई? तो 10,000 रुपए, मतलब ज्यादा, मतलब बाकी लोगों जितना हार्श नहीं है क्योंकि पेरेंट्स हैं, पर ऐसा नहीं है। आप पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स है, पेरेंट्स का काम क्या होता है? बच्चे को ऐसे फूलों की तरह पालना, उनको जिंदगी में आगे बढ़ाना, ना कि उनसे उनका बचपन छीनना। और अगर कोई पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो एक बार तो उनको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हर बार बख्शा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून सबकी सुरक्षा करता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई गेस सबको ये क्लियर होगा। चलिए आते हैं पार्ट 3 में। चलिए, ये तो हो गया भाई कि अगर बच्चों से काम करा रहे हैं। अगर कुछ और ऐसा है जैसे रजिस्टर मेंटेन करना, ये सारी चीजें करना, अगर इसमें से कुछ कोई ऐसा करता है तो उसमें उनको इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है? तो 1 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और फाइन कितना हो सकता है? तो फाइन 10,000 तक का हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये बहुत बड़ा, मतलब देखो, जिससे कि आपने अगर किसी चाइल्ड या किसी एडोलेसेंट के साथ उसके वर्किंग कंडीशन के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, तो उस कंडीशन में तो आपको जो पनिशमेंट है वो थोड़ा हार्श है। लेकिन अगर किसी और प्रोविजन के कंप्लायंस में आपने थोड़ी गलती कर दी है तो प्रोविजन को थोड़ा सा माइल्ड रखा गया है, ठीक है। चलिए, आई गेस ये क्लियर है सबके लिए। ऑफेंसेस कैसे हैं बेटा? तो ऑफेंसेस हैं आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑफेंस कैसे नेचर के हैं? कॉग्निजेबल है। 2 तरह के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप में से कितने लोगों को पता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है ना। और जिन्हें नहीं पता है वो भी ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 14B। 14B कहता है कि भाई इतना फाइन ले रहे हैं, 20,000, 50,000, तो वो जाएगा कहाँ? किसको देंगे वो फाइन? कैसे उन बच्चों के बेनिफिट के लिए वो यूज किया जाएगा, है ना। जैसे कहते हैं ना कि जो चालान वगैरह कटते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैफिक पे जो अगर चालान करते हैं ना, हेलमेट नहीं लगाते हम तो चालान कट जाता है। तो ऐसे बहुत लोगों के सजेशंस थे ऐसे कि उसी पैसे का उसको हेलमेट खरीद के दे देना चाहिए, एक मतलब सस्ता सा 200-300 रुपए का हेलमेट खरीद के दे देना चाहिए। तो इससे क्या है कि वो सुधर भी जाएगा, फाइन देगा तो, और प्लस उसका कुछ फायदा भी हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी ऐसा है कि अगर हम किसी ऑफेंडर से हम अगर पैसे ले रहे हैं, हम उससे फंड ले रहे हैं, तो वो फंड क्या होना चाहिए? जो विक्टिम्स हैं या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, जिनके राइट्स थोड़े भी वायलेट हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको थोड़ा फायदा भी तो पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए एक फंड बना है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड,
ठीक है, ये फंड बनाया गया है जहां पे सारे लोग जो भी फाइन जमा करते हैं वो कहाँ जमा होता है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड। मैंने जो भी मेरे पिछले वीडियोस हैं, जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं अभी तक, उन सब में मैंने बताया है कि लॉ जो है वो पैसों के मामले में, स्पेशली फंड्स के मामले में बहुत क्लैरिटी से सब कुछ मेंशन करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि इंसान की ऐसे बहुत सारा ऐसा फंड देख लिया तो उनको क्या है, कैसे उनकी नीयत डोल जाती है ना। तो हो सकता है कि वो अपने पावर का मिसयूज करें, है ना। उनकी जो ईमानदारी जितनी है वो हो सकता है कि कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, ह्यूमन नेचर है, तो थोड़ा सा वो ऐसे उनका मन डोल जाए। तो इस कंडीशन को लॉ बहुत अच्छे से जानता है और लॉ मेकर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो मनी से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसमें बहुत क्लैरिटी रखी है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पावर का मिसयूज ना कर सके और पैसा जो है वो सही हाथों में जाए। ठीक है, तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट रिहैबिलिटेशन फंड क्या है भाई ये? तो इसमें इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है कि भाई एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, जाहिर सी बात है एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में, या तो हर डिस्ट्रिक्ट में, या तो 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब मिला करके एक, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में या तो 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स में मिला करके एक चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड बना सकती है, जिसमें कि जितना भी फाइन है उसको क्रेडिट किया जाएगा। जो भी फाइन लिया जाएगा ऑफेंडर से, उसको कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड में। ठीक है, चलिए पार्ट टू क्या कहता है बेटा, कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मतलब जो लोग हैं वो तो ठीक है, पर सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। तो वो भी क्या करेंगी कि जो जो बच्चा बेनिफिशियरी है, तो हर एडोलेसेंट के लिए या हर चाइल्ड के लिए 15,000 रुपीज गवर्नमेंट के साइड से आएगा इस फंड में। 15,000 रुपीज जो है वो फंड में गवर्नमेंट डालेगी उस बच्चे के भविष्य के लिए, उस बच्चे के मतलब उसका जो प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल सके उसके लिए। ठीक है, चलिए ये जो फंड है बेटा, ये जो फंड है इसको इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा? क्योंकि फंड और पैसा ऐसे रख दोगे तो बेवकूफी है ना बेटा, इन्फ्लेशन है ना। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या फिर यूपीएससी में भी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपने इतना पढ़ा है कि आज से 10 साल पहले जो 100 रुपए अगर है और आज भी 100 रुपए, तो दोनों के वैल्यू में बहुत फर्क आ गया है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो अगर आप पैसे सिर्फ जमा करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। उसको आप प्रॉपरली, आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर कुछ स्कीम्स लाती हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे इन्वेस्ट करती रहती है, ताकि वो पैसा जो है वो बढ़े, ताकि लोगों को और ज्यादा, जो बच्चे हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको और ज्यादा फायदा हो सके। तो ये जो आपका फंड है, ये तो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, और इसको इन्वेस्ट किया जाता है कैसे भाई? जैसे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहेगी। यानी कि ये कुछ लिबर्टीज है जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी गई है कि फंड को इन्वेस्ट कैसे करना है। तो जैसे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगता है वैसे फंड को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ ये कहता है कि ये जो फंड आया है वो किस बच्चे के अकाउंट में कितना जाएगा, वो भी कौन डिसाइड करेगा भाई? तो वो जो है वो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी आपकी कि भाई क्या वहां का वो जो फंड है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, जिस भी स्टेट में है, तो वो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो बताएगी कि हाँ भाई इस तरीके से आपको फंड्स को यूज करना है, कि किस बच्चे को कितना फंड डालना है, उनके एजुकेशन में कितना लगाना है, उनके ग्रोथ में कितना लगाना है। तो ये सारी चीजें भी किस फॉर्म में होंगी भाई? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जैसा कि बताया जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस में। क्लियर है? आई गेस आपको क्लियर होगा ये, है ना। अगर कोई डाउट है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये पॉइंट मैम थोड़ा सा आप समझाई हैं पर उतनी क्लैरिटी नहीं हो पाई है, प्लीज टेल अस, और हम उसको आपके लिए और ज्यादा सरल और ज्यादा वैल्यूएबल, वो कहते हैं कि वैल्यू एडिशन करने का, जो कहते हैं ना वैल्यू एडिशन होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको और ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14C क्या कहता है? 14C कहता है रिहैबिलिटेशन। जैसे कुछ बच्चे रेस्क्यू करके लाए हैं, अगर कुछ बच्चे को रेस्क्यू किया है ना, तो उसको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा बेटा। तो रिहैबिलिटेशन करने के लिए क्या करना है, मतलब कहाँ पे इसका लॉ लिखा है? तो कहा जा रहा है कि उस समय पे जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, उसके हिसाब से रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा, है ना। क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। एक बच्चे का आपके पास, मतलब आप किसी की लाइफ को पूरा चेंज करने जा रहे हो, उसकी लाइफ को आप अगर आप कुछ अच्छे एफर्ट लोगे तो उसकी पूरी लाइफ अच्छी हो सकती है। मतलब कि आप सोचिए ना कि
आपके आप जो उसको फैसिलिटीज दे रहे हो उस पर सामने वाले की पूरी लाइफ डिपेंड करती है, तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके लिए समय समय पर क्या होता है कि रूल रेगुलेशन जो है वो आते रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए जो प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट है उसने जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसने कहा है कि भाई हमारे समय समय पे हम कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स ऐसे लाते रहेंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 क्या कहता है? मॉडिफाइड एप्लीकेशन ऑफ certain laws in relation to penalties। क्या कहता है भाई सेक्शन 15? सेक्शन 15 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो इस एक्ट के प्रोविजन को के हिसाब से गिल्टी पाया जाता है, और क्योंकि देखो हर एक्ट जो है वो लेबर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, जितना भी आप लेबर लॉ पढ़ोगे ना वो पूरा किसके लिए बना हुआ है? लेबर के लिए बना है, एम्प्लॉयर के लिए बना है, एम्प्लॉय के लिए बना है। तो आपके रेमेडीज जो है वो बहुत सारे एक्ट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोविजन यहाँ पर भी है और कोई प्रोविजन आपको किसी और एक्ट में भी मिल जाएगा। तो अगर कहा जा रहा है कि अगर बच्चों से रिलेटेड कुछ भी है तो कोई भी एक्ट हो, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है, कुछ भी है, तो अगर वहां पे भी कहीं पे बच्चे काम कर रहे हैं तो जो बच्चों से रिलेटेड चीजें होंगी उसके लिए हमें इसी एक्ट को रेफर करना है, ना कि किसी और एक्ट को। क्योंकि देखो बेटा हर एक्ट जो है वो कहीं पे ना बहुत टेस्टी खाना बन रहा है तो उसकी मिर्ची मेरे गले तक आ रही है, मतलब खाना तो नहीं आ पा रहा है पर मिर्ची मेरे गले तक आ रही है, डोंट माइंड। तो क्या बता रही थी मैम कि हाँ ये मतलब बच्चों से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो बच्चों से रिलेटेड क्या अगर कुछ भी है तो वो आपका इसी एक्ट से डील होगा। क्योंकि देखो कोई भी अदर लॉ है ना तो वो बहुत जनरलाइज्ड है, ठीक है, वो मतलब सबके लिए बना है, मैन, विमेन, चिल्ड्रन, यंग, ओल्ड, सबके लिए बना है, सबके लिए एक जैसा लॉ है। पर ये एक्ट स्पेसिफिक किसी के लिए है, ये एक्ट बेटा स्पेसिफिक बच्चों के लिए है, तो उनके उनके सारे इंटरेस्ट का इसमें ध्यान रखा गया है ना। जैसे कि एक जनरल एक्ट और एक विमेन सेंट्रिक एक्ट, तो हम किसको, अगर एक विमेन के अगेंस्ट कुछ हुआ है तो हम विमेन सेंट्रिक एक्ट को रेफर करेंगे ना। सिमिलरली आई गेस ये आपको क्लियर होगा। चलिए आते हैं सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 क्या कहता है भाई? सेक्शन 16 कहता है कि प्रोसीजर रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। क्या है भाई प्रोसीजर? कैसे ऑफेंस को ट्राई किया जाएगा कोर्ट में, कौन ट्राई करेगा, कोई मजिस्ट्रेट है तो किस लेवल का होना चाहिए। तो देखिए इसमें कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है बेटा? तो कंप्लेन या तो कोई व्यक्ति फाइल करेगा जो उससे रिलेटेड होगा, या तो कोई पुलिस ऑफिसर फाइल करेंगे, या तो फिर जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो इंस्पेक्टर साहब करेंगे, है ना। पिछले भी एक्ट्स में हमने पढ़ा था, ट्रेड यूनियन एक्ट में उसमें भी इंस्पेक्टर्स थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी इंस्पेक्टर थे, और इसमें भी इंस्पेक्टर साहब हैं। तो या तो कोई पर्सन, या तो कोई पुलिस ऑफिसर, या तो कोई इंस्पेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, इसमें कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। जहां तक एज की बात है, मैंने पहले आपको बताया है, कल पिछले सेक्शन में है ना, पिछला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया है कि एज जो है वो या तो आपके सर्टिफिकेट से डिफाइन होगा, है ना, जो एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर मेडिकल अथॉरिटी बताएगी, मेडिकल अथॉरिटी जो है वो टेस्ट करके बताएगी, और जब मेडिकल अथॉरिटी ने बता दिया तो वो फाइनल होगा, कंक्लूसिव एविडेंस होगा। यानी कि इसके बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं ये जो मेडिकल अथॉरिटी है इसने गलत रिपोर्ट दिया है, ऐसा आप नहीं कह पाओगे। यानी कि ये जो मेडिकल अथॉरिटी है दिस इज द फाइनल बॉडी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ एन इंडिविजुअल। क्लियर है? चलिए थर्ड, कौन ट्राई करेगा बेटा? तो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसको ट्राई करेंगे, या तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको जेएमएफसी भी कहते हैं। तो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको ट्राई करेंगे इनके ऑफेंसेस को। कोई भी इससे लोअर लेवल की कोर्ट जो है, लोअर लेवल में जो लोअर हिरार्की में जो जज हैं वो इसको ट्राई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए सेक्शन 17, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर। कौन करेगा बेटा इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट? तो कौन करेगा? जाहिर सी बात है कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। और ये जो इंस्पेक्टर साहब है वो कौन होंगे भाई? पब्लिक सर्वेंट होंगे, जो आप बनने जा रहे हैं। आप भी पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, ए ग्रेड पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो उसी तरह से इंस्पेक्टर साहब भी क्या हैं?
पब्लिक सर्वेंट है। और इतना हम पढ़ रहे हैं किस लिए? ताकि हम एज अ पब्लिक सर्वेंट लोगों की सेवा कर सके। चलिए आते हैं अगले सेक्शन में, सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है बेटा? पावर टू मेक रूल्स। देखो वही है जहां जहां पे हमने ये पढ़ा है ना कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकती है। उसके बाद और क्या कर सकती है भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? तो फंड का इन्वेस्टमेंट देख सकती है। तो जो अलग अलग हमने पढ़ा है यहाँ पे वो सब कंबाइंड है, ताकि पावर जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की वो जो है वो यहाँ पे अच्छे से डिफाइन की जा सके। तो पावर टू मेक रूल्स किसका है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है। कैसे है? 4 एक्ट हम पढ़ चुके हैं, चारों में सेम है और इसमें भी वही रहेगा। तो जो मतलब जो फॉलो कर रहे हैं मुझे, मतलब पूरा सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, उनको अब बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगी होंगी। क्योंकि देखो बेटा लेबर लॉज है ना, तो उसमें सब में कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड है, तो कुछ ना कुछ आपको सिमिलर मिल जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस हिरार्की में मैं पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस में आपको भी पढ़ना है। ये नहीं कि चलो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसका मैंने एक सेशन देख लिया, ट्रेड यूनियन है उसका एक सेशन देख लिया, वेजेस एक्ट है उसका एक सेशन देख लिया और इसका भी एक सेशन देख लिया। एक सेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर सेशन में अलग प्रोविजंस हैं, अलग चीजों से डील की गई है और आपको सबको समझना जरूरी है ना। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कैसे कैसे ला सकती है भाई? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। कैसे? ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। चलिए ठीक है, किस किस चीजों पे ला सकती है रूल, कि किन किन चीजों पे रूल ला सकती है? तो सेफ्टी मेजर्स, बच्चों के सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, है ना, क्या क्या कंडीशन होती हैं जिसको हम सेफ्टी मेजर्स में कंसीडर करते हैं। उसके बाद और क्या है? फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, टर्म ऑफ ऑफिस, अलाउंसेस, किसकी? एडोलेसेंट की, चाइल्ड की? नहीं, गवर्नमेंट इनकी नहीं, बल्कि किनकी? जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, याद है? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है, याद है किसी को? जिनको भी याद है कमेंट सेक्शन में बताइए क्या काम होता है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का। तो एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है ना, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा प्लीज 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 जाके सीक्वेंस में देखिए, है ना, ताकि आपको पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के वैकेंसीज कैसे आएंगी, उनके टर्म ऑफ ऑफिस कितने होंगे, उनके अलायंसेस कितने होंगे, ये सारी चीजें भी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स, एक बच्चा या एक जो एडोलेसेंट है वो कितनी देर काम करेगा, वो सारी चीजें भी कौन डिटरमाइन करेगा? तो भाई ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। स्टेट नहीं, मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डिपेंड करता है, स्टेट भी हो सकती है सेंट्रल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट कि वो बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी। और भी अदर प्रोविजन जो जरूरी लगता है ना, हमेशा लॉ थोड़ा सा लिबर्टी लेता है कि कोई और भी अगर प्रोविजन है जो लगता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आके इसमें लॉ बनाने चाहिए, तो ये सारी चीजें भी जो है गवर्नमेंट देखेगी। इसके अलावा और क्या देखेगी बेटा? तो पेमेंट ऑफ चिल्ड्रन, पेमेंट कैसे करना है चिल्ड्रन को, है ना, क्योंकि बच्चे हैं वो, अगर चाइल्ड आर्टिस्ट ही है तो भाई उसके पेरेंट्स होंगे, गार्डियंस होंगे, तो वो क्या प्रोसीजर होगा वो भी जो है गवर्नमेंट समय समय पे डिटरमाइन करती रहती है, ठीक है। चलिए सेक्शन 19 क्या कहता है बेटा? रूल्स एंड नोटिफिकेशंस, रूल्स एंड नोटिफिकेशंस टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी नया रूल लाना है, तो बेटा ये सेंट्रल एक्ट है ना, ये वैसे ही चेंज होता है जैसे कि कोई लॉ आता है ना, तो पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेस में पास होता है, और दोनों हाउसेस में पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाता है, फिर वो अगर स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट में आता है ना। तो जिस तरीके से वो सारा प्रोसीजर है ना, उसी तरीके से यहाँ भी किया जाएगा कि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कहाँ जाओगे? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जाओगे। आप कहाँ जाओगे? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जाओगे। और फिर ये जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आप जाओगे, वहां पे कम से कम 1 मंथ 30 डेज, आपका 30 डेज में हो सकता है एक ही सेशन हो या दो सेशन हो, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 30 डेज तक इसका डिस्कशन, 30 डेज में जितने भी सेशन हो जाए, क्योंकि रोज नहीं होता सेशन, मतलब ये मत सोचना कि 30 सेशन, बाप रे 30 सेशन में तो कितने सारे इंपॉर्टेंट काम हो जाएंगे।
तो 30 सेशन नहीं, बट 30 डेज तक, 30 डेज में 1 या 2 सेशन होंगे, तो उतने तक इसमें डेलिबरेट डिस्कशंस और एलाबोरेशंस होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये किसके पास आना चाहिए भाई, स्टेट के पास आना चाहिए। किसके पास आना चाहिए, अगर स्टेट अफेक्टेड है तो। और अगर ये बिल स्टेट से ही आया है, अगर ये स्टेट लेजिस्लेशन का मतलब कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अगर बना रही है अपने स्टेट में अप्लाई करने के लिए, तो वो सीधे जाएगा कहाँ भाई, तो स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई क्वेरी है बेटा, थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो प्लीज लेट मी नो, है ना। मतलब आई एम एज्यूमिंग कि आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, या फिर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो यू नो द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। अगर आपको नहीं पता है, किसी कोई भी बच्चा, क्योंकि ये हो सकता है ना, जो न्यू है उनके लिए हो सकता है, तो अगर ऐसा लग रहा है आपको तो लेट मी नो, ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ये फैक्टर भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 21, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज क्या है भाई ये? देखिए क्या होता है ना कि जब हम कोई न्यू चीज लाते हैं, कोई नई सी अचानक से कोई चीज लाते हैं ना, तो लोग इसका पहले विरोध करते हैं। ये बहुत ह्यूमन नेचर है, बहुत कॉमन सा नेचर है कि अगर आप कुछ न्यू लाओगे तो ऐसा हो सकता है कि शुरू में लोग इसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। उसी तरह से जब ये प्रोविजन आया ना बेटा, तो उस समय पे क्या था कि भारत एक बहुत ज्यादा विकसित, बहुत डेवलप्ड नहीं था, है ना। मतलब हाल ही कुछ साल पहले ही इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी। तो लोग ऐसा सोचते थे कि भाई हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इससे बेटर है कि हम उनसे काम करा लें। और अगर काम कराएंगे तो वो बच्चा कमा कर लाएगा, भले कुछ पैसे लेकर आए, पर घर में मदद होगी, लेकिन पढ़ाएंगे तो हमारे खुद के पैसे ही खर्च होंगे। ऐसी सोच थी लोगों की। अब ऐसे सोच में अगर आप कुछ ऐसा डाल दोगे कि भाई बच्चों का काम करना ही बंद है, बच्चे काम ही नहीं करेंगे, तो जो पेरेंट्स है ना, जिनके भले के लिए किया जा रहा है, उनके बच्चों के भले के लिए किया जा रहा है, वही इसके विरोध में आ जाएंगे, है ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्परेरी फायदा देख रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार तो लॉन्ग टर्म फायदा देख रही है बच्चों का, अपने सिटीजन्स का, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वही तो कल के यूथ है ना बेटा। तो इस चीज के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस ले, ठीक है, जो कि हो सकता है इस एक्ट के लिए सही, मतलब उस समय के लिए सही नहीं है, मतलब ये एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब मान लेते ऐसा कुछ कहे कि भाई बच्चे जो है वो दिन दिन भर काम कर रहे हैं और नया नया एक्ट आया है, तो सरकार कहे कि भाई ठीक है, हम पूरी तरह से नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि बच्चे सिर्फ 3 ही घंटे काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बट बच्चे क्या है, सुबह स्कूल जाएंगे और शाम में 3 घंटे काम करेंगे। अब क्या ये एक्ट इस चीज की परमिशन देता है? नहीं देता है। लेकिन क्योंकि वो सिचुएशन वैसी है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो है वो बिल्कुल भड़क जाएंगे कि नहीं, हम अपने बच्चे से काम कराएंगे, क्योंकि हम खाएंगे कहां से, हमारी इकोनॉमी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या फिर कुछ चीजों को धीरे धीरे लाने के लिए अगर सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को अलाउड है कुछ समय के लिए। ये कहता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। लेकिन कितने दिन के लिए? इस एक्ट के 3 साल तक। 3 साल तक वो ऐसे डिसीजन ले सकती हैं जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, पर सिचुएशन उसकी डिमांड करती है। लेकिन 3 साल के बाद जो जो इसमें लिखा है वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। यही कहता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। समझ में आ गया? देखो ये मैंने इतना एलाबोरेटली आपको इसलिए भी समझाया है क्योंकि जब आप कल ऑफिसर बनेंगे तो आपको भी ऐसे ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एक तो बुक को भी फॉलो करना है, और दूसरा जो जनता आपके सामने आपसे उम्मीद लगा के खड़ी है उसको भी आपको उतना ही सेटिस्फाई करना है जितना आप प्रोविजंस को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन 22 हमारा लास्ट सेक्शन होने वाला है ना, रिपील। देखो पहले कौन सा एक्ट था? ऐसा नहीं था कि पहले कोई एक्ट नहीं था, पहले भी एक एक्ट था। क्या नाम था? द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, ठीक है। ये था पहले एक्ट जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन से डील करता था। लेकिन जैसे ही नया आया द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, तब से इस एक्ट को हटा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लॉ का हम क्या करेंगे, तो इस एक्ट को हटा दिया गया। यही सेक्शन 22 बताता है। नहीं तो कोई भी आ जाएगा कहेगा नहीं हम तो इस एक्ट को मानेंगे। तो इस एक्ट में सेक्शन 22 में ये क्लियर किया गया कि भाई अब जो है ये वाला जो एक्ट है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये अब खत्म हो चुका है। अब हमारे पास एक नया एक्ट आ चुका है जो मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपका ये एक्ट खत्म होता है बेटा। जिन बच्चों को अगर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैम 2016 में एक अमेंडमेंट भी आया था तो वो कहाँ पे है, कि ये पुराना वाला एक्ट तो नहीं है, तो नहीं,
जितने भी प्रोविजन अमेंडमेंट के आए थे वो सब इसमें इंक्लूडेड है, तो आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों की थोड़ी सी क्वेरी थी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगी आपका ये डिस्कस करने के लिए। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैम इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे सब सेक्शंस हैं, ठीक है। एक कमेंट भी आया था पिछले वीडियोस में, बहुत होनहार बच्चे हैं, उनका कमेंट आया था कि मैम हम पढ़ तो रहे हैं पर इतने सारे ABC 1 2 3 कितना कुछ पढ़े हम और कितना याद करें। तो देखिए बेटा, आपको प्रोविजंस याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा, नो मैटर आपको सेक्शन नंबर याद है कि नहीं, और ये आपको तब और क्लियर हो जाएगा जब मैं इसके प्रीवियस ईयर्स आपसे लगवाऊंगी, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेबर लॉस को, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आधे आधे घंटे में पूरा पूरा एक्ट खत्म कर दूं, क्योंकि वो आपके साथ बेईमानी हो जाएगी, जो मैं नहीं करूंगी। आप भले उसको जल्दी जल्दी में देखिए या फिर आप कम देखिए ज्यादा देखिए, पर मैं इस बात को स्ट्रिक्टली मानती हूं कि एक ऑफिसर रैंक की जॉब जब आप लेने वाले हैं तो आपको ये एक्ट अपने जो आपकी रैंक है उसके साथ ईमानदारी बरतते हुए पूरा पढ़ना चाहिए। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूं और आपसे भी पूरी कोशिश की उम्मीद कर रही हूं, लेकिन ये एक्ट जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आई विल कम अप विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और तब आपको पता चलेगा कि आपको तो ABCD रटना ही नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना है, ताकि जब कल आप ऑफिसर बने और कोई आपके सामने आए, मदद की उम्मीद लगाए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कानून कहता है और आपको उसको कैसे मैनेज करना है। तो पढ़ते रहिए और जल्दी से ऑफिसर बन के दिखाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।